मैं एक मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टर का मतलब होता है कि अगर किसी स्टॉक के अंदर में एक मोमेंटम है तब मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और अगर मोमेंटम वीक होने लग जाता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मैं कोई वैल्यू इन्वेस्टर नहीं जो नीचे के लेवल पे सस्ता स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत डीप साइंस है। और इसके अंदर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक ट्रेडर भी रहा हुआ हूँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने उतना दिमाग में नहीं लगा पाता हूँ जितना मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लगा पाता हूँ। क्या डिफरेंस है दोनों का? मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कुछ दिन पहले, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग और सिक्लिकल इन्वेस्टिंग के बारे में पता लग जाए। इस वीडियो में मैं आपको दो स्टॉक बताने वाला हूँ जिनको मैं भी होल्ड करता हूँ। तो एक ये कैविएट है कि जो भी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ वो एक नॉलेज पर्पस के लिए। आप मान सकते हैं कि इन सब में मेरा पोजीशन होगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को ट्रैक कीजिएगा। ये दो स्टॉक ऑल्दो सस्ते काफी दिनों से थे, बट इनमें अब मोमेंटम दिख रही है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक यहां से लॉन्ग टर्म मोमेंटम की तरफ जा सकती हैं। तो आप इनमें अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो प्लान कैसे करते हैं कि अभी आप ले लिए थोड़ा सा, फिर गिरे तो थोड़ा और ले लिए, और ऐसे करके आप बिल्डअप कर सकते हैं अपना पोजीशन को, रादर देन एक बार में सारा पैसा इनमें डाल सकते हैं। पहला स्टॉक जिसके बारे में बताऊंगा वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया हम सब जानते हैं, ये इंडिया का एक सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट साइज आईपीओ था कुछ साल पहले, और एक पीएसयू है। कोल के अंदर में एक लिटरली एक तरीके का एक लिस्टेड कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड तकरीबन 8% है। इसका मतलब अगर आज भी ये शेयर हम खरीद रहे हैं तो 8% तो हमको सालाना मिलेगा ही, क्योंकि पीएसयूज के अंदर में एक खास बात होती है कि इनके अंदर में डिविडेंड जनरली मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो डिविडेंड इनकम इन कंपनी से रेगुलरली कमाती रहे। कोल इंडिया बहुत दिन तक एक फ्लैट रेंज में चल रहा था, तकरीबन 130 से लेके 160 के बीच में। लेकिन इसके अंदर में एक ब्रेकआउट आया जब इसने क्रॉस किया 160 के लेवल। क्यों आया? क्योंकि दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस चल रही है। एनर्जी क्राइसिस चल रही है, कोल का दाम दुनिया भर के अंदर में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब ग्लोबल कोई चीज में क्राइसिस आती है तो उसका इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पे भी आएंगी। इंडिया में भी पावर क्राइसिस डेफिनेटली आएगा, और कोल इंडिया क्योंकि कोल में डील करता है, चांसेस है कि फंडामेंटली इसके अंदर में इसको बेनिफिट मिले। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मोमेंटम प्ले करो विद अ थीम। सो कोल इंडिया में जो थीम है वो है कोल प्ले, एनर्जी क्राइसिस, और ये लॉन्ग टर्म प्ले है क्योंकि स्टील सेक्टर्स ओवरऑल तेज है। और वो क्यों तेज होते हैं? क्योंकि उनका जो कोर रॉ मटेरियल है, कोल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, वो भी तेज है। तो ये मेरे को लग रहा है कि अभी जो तेजी का चक्रा चल रहा है इसमें अभी कहीं पर भी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही, और स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम में लगा हुआ है। तो धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर में एक स्टेबल डिविडेंड यील्ड है जो आपको एक स्टेबिलिटी इस स्टॉक में हमेशा देगा। दूसरा स्टॉक है आइडिया। आइडिया भी आप में से कई यूजर होंगे जो आइडिया के सब्सक्राइबर होंगे, कई परेशान भी होंगे, कई मोर और लेस सेटिस्फाई भी होंगे। बट आइडिया भी एक ऐसा स्टॉक है जो नीचे के लेवल पे बहुत टाइम तक रहा। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था कि सस्ता जो है वो एक बार होता है, हर बार बार होता है, और महंगा एक बार होता है। तो सस्ते स्टॉक्स में पैसे नहीं डालना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो चीज सस्ता है, जिसमें मोमेंटम नहीं है, उसमें पैसा मत डालो। लेकिन अगर कुछ थोड़ा महंगा हो गया और इसमें मोमेंटम आ गया, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम आता है कोई ना कोई रीजन से। और अभी जो रीजन है हम सबको पता है कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का ओवरऑल, इसके अंदर में एक डुओपोली का एक खतरा बना हुआ था, जहां पर जियो था, एयरटेल था। तो वोडाफोन को भी बचाना गवर्नमेंट का एक काइंड ऑफ माइंडसेट का पार्ट बना, स्पेशली आफ्टर कुमार मंगलम बिरला ने एक एक्टिविटी दिखाई और कहा गवर्नमेंट को कि भाई आप शेयर ही हमसे ले लीजिए और आप ही चला लीजिए कंपनी को, लेकिन इस कंपनी को बचाइए। तो स्पेक्ट्रम फीस वगैरह की जो बात चली, इससे लग रहा है कि अब ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में जियो और एयरटेल अकेले नहीं रहेगी, शायद वोडाफोन भी कंटिन्यू करेगा। कोई हो सकता है कि इसका कोई एक फ्यूचर डिफाइंड हो जाए। बट स्टॉक के अंदर में आप देखिए, जो मैं आरएस मॉडल फॉलो करता हूँ, स्टॉक के अंदर में मोमेंटम आ गया है जब से इसने 11 रुपए को क्रॉस किया है। अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक डेफिनेटली कमजोर तो नहीं रहा, अब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ आ गया।
थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस देखिए हमेशा रखिएगा। अगर ये स्टॉक में मोमेंटम डाई डाउन होता है और ये वापस 11 रुपए के नीचे जाने लग जाता है, या आप 10 रुपए का एक बेस मान लीजिए उसके नीचे जाने लग जाता है, तो शायद आप उसको भी स्क्वायर अप करना चाहेंगे। बट अभी एज अ मोमेंटम प्ले ये स्टॉक में दम है। जब तक ये स्टॉक वापस से 13, 13.5, 14 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक तो लग रहा है कि इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम बरकरार है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों में मैंने छोटा छोटा पोजीशंस बिल्ड किया है, तो ये कैविएट है कि आंख बंद करके इन स्टॉक्स में काम मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग मार्केट में एक्टिव है तो हमको पता है कि कब मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है और कब एग्जिट करना है, तो हम अपना एग्जिट को भी प्रॉपर्ली प्लान कर लेते हैं। अगर आपको एग्जिट प्लान सीखना है तो मेरे लर्न टू ट्रेड के अंदर में मैंने वीडियो बनाया है जिसमें कैसे एग्जिट करें वो भी मैंने बताया, तो आप उसको देख लीजिए और ये पूरा प्रोसेस को समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी विवेक बजाज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना और कैसे एग्जिट करना है। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैंने देखा कई लोग हैं जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रखे, देखते हैं मेरी वीडियोस को। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसमें कुछ पैसा तो लगते नहीं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो यूट्यूब को भी लगेगा कि मेरा चैनल वर्दी है कि वो और लोगों को मेरे चैनल को रिकमेंड करे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।